class 11. Welcome to NJ Infinity Classes. Myself Neha Jain, your maths mentor. जैसा कि आज आपकी डेमो क्लास है, डेमो क्लास करेंगे क्लास 11 का वीकली प्लानर, जो मैं आप बच्चों के साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हर वीडियो में सारी बातें मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बिकॉज वो अननेसेसरी आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ आज की क्लास के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स। ठीक है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर करूंगी, बिकॉज मैं हमेशा आप बच्चों से कहती हूँ मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। जब तक आपको सारे रूल्स नहीं पता होंगे, सारे फॉर्मूलाज और उनके साथ गेमिंग समझ रहे हो कि उनके रूल्स की उनको घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है, एक फॉर्मूले को घुमाकर 10 टाइप से अगर पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जा सकता है, वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, विद कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, सारे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द बेस। ठीक है, जब हमारा बेस सॉलिड होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा एडवांस क्वेश्चंस को टैकल करना। ठीक, सारे PYQs करेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सब एवरीथिंग जो भी आपके 100 आउट ऑफ 100 के लिए जरूरी है, सारे क्वेश्चन, सारी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे। लाइव डाउट सेशन में आप सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ठीक है, टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के डिस्कशंस भी होंगे। जो भी टेस्ट में आएगा सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स, उसका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस है आपके चैप्टर नंबर 1 का। आज की वीडियो में हम करेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सेट्स समझते हैं कि सेट्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता हो कि सेट्स कहते किसे हैं, कैसे फॉर्म करते हैं और होते क्या हैं। सेट्स होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, और वेल डिफाइंड, वेल मतलब अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है, मतलब सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। वेल डिफाइंड, सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। अगर कोई एक सेट है, अगर यहाँ पर मैं कोई एक सेट में, अभी रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझाऊंगी, अगर इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे ABCD, ठीक है, 4 एलिमेंट्स में लिख रही हूँ ABCD, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन है हर एक एलिमेंट में। ठीक है, तभी उसको हम बोलते हैं सेट्स। अब इसके अंदर ये आपको क्या दिख रहा है, अल्फाबेट्स। मैंने 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दैट फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, द सेट रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। क्लियर है, जो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और उनको वेल डिफाइन किया गया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छे से क्लियर हो गया, बिकॉज आपके लिए ये न्यू टॉपिक है, तो अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। ठीक है, कलेक्शन है वॉवेल्स का इंग्लिश में। अगर मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन बताओ वॉवेल्स लिखने को मैं आपको अगर बोलूंगी तो आप क्या लिखोगे, AEIOU, AEIOU। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है ऑब्वियसली। अब कहीं पर भी चले जाओ, किसी से भी पूछो, तो ये वेल डिफाइंड चीज है कि हाँ, अल्फाबेट की जो वॉवेल्स है वो AEIOU ही होते हैं। आपने भी वही पढ़े हैं, मैंने भी वही पढ़े हैं, सबने वही पढ़े हैं कि अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं वो AEIOU ही होंगे, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ। ये नहीं है कि अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अब मैं ये लिख सकती हूँ BEF, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, वॉवेल्स आ गया, तब क्या कोई अपने पर्सपेक्टिव से BEF लिख सकता है वॉवेल में? नहीं। ठीक है, तो यहीं पर बात आती है आपके वेल डिफाइंड वर्ड की। तो AEIOU आप यहाँ से पढ़ सकते हो, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश इज अ सेट। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे ये क्लास ओवर होगी
तो आपको ये सारे नोट्स का पीडीएफ भी njinfinityclasses.com पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? तो आप ये सारे नोट्स वहां से एक्सेस भी कर सकते हो, वीडियो के साथ ही आपको नोट्स भी मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, द नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ सेट। इंडिया की जो सारी रिवर्स हैं उसका एक सेट है। ऑब्वियसली जो इंडिया में फ्लो कर रही है रिवर, जिनका फ्लो इंडिया में है, तो वो तो एक सेट है, सबका नाम है, हर किसी को पता है। अब आप जो एसएस पढ़ के आए, 10th क्लास तक तो सब बच्चों ने एसएसटी पढ़ी है, तो सबको पता है कि रिवर्स ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक सेट है। क्या हम अमेरिका की रिवर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, वो अमेरिका का सेट है रिवर्स का। अगर इंडिया की रिवर्स का सेट पूछा जाए तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 के जो भी फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे, और इसमें से भी वो पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स। उसने पूछा ये प्राइम फैक्टर्स, तो इसके अलावा प्राइम फैक्टर्स कोई और हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्लियर है ये चीजें आपको? क्या इसके अलावा जितनी भी अभी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया आपसे, क्या इनके अलावा कुछ और हो सकता है? अब मैंने ये भी बोला था आपको ABCD, अगर कोई भी आपसे पूछे कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, तो ऑब्वियसली वो ABCD ही होंगे, और कुछ उसके अलावा नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हो? अभी मैं और भी एग्जाम्पल दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज नोट अ सेट वाले एग्जाम्पल भी दूंगी। देखो, द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इस इक्वेशन को कोई भी सोल्व कर दे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई और सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या है? सेट है। तो ये भी क्या है? सेट है। क्लियर हो गया आपको? तो वेल डिफाइंड, जिनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन हो और अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज ना कर पाए। वेल डिफाइंड है, यूनिवर्सली सेट है ये चीजें। अगर आप अमेरिका में जाके यहाँ पे इसको क्लियर कर लो, चाहे यहाँ पर बैठ के कर लो, चाहे स्कूल में कर लो, चाहे घर में कर लो, तो इसका सोल्यूशन यही होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 and 3। तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप इसको देख सकते हो, हम सेट किसके बेस पर बोलते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे और क्लियर हो जाएंगी आपको ये चीजें। ठीक, अब यहाँ पर देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। अब एक वर्ड आ गया, गुड क्रिकेटर। अब आपको कोई और क्रिकेटर पसंद है, मुझे कोई और क्रिकेटर पसंद है, कोई बैट्समैन अच्छा है तो कोई बॉलर अच्छा है, ठीक है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है। तो ये हर किसी का एक पर्सपेक्टिव है, ये हर किसी का क्या है? एक पर्सपेक्टिव है जो अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। तो इसे हम सेट नहीं लिख सकते, इसे हम सेट नहीं मिलेंगे लिख सकते, बिकॉज गुड क्रिकेटर्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेरीज अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। आपको कोई और पसंद है, मुझे कोई और पसंद है, तो उसका एक वेल डिफाइंड सेट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सेट उसका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे नेम ऑफ द क्रिकेटर्स ऑफ द इंडियन टीम, नेम ऑफ द क्रिकेटर्स ऑफ द इंडियन टीम, ऑब्वियसली वो तो जो भी अभी एट प्रेजेंट है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अगर एट प्रेजेंट अभी 2026 में आपसे पूछा जाए कि नेम ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो एक सेट है। आप यहाँ पर उनके नेम लिख दोगे और वो सेट है, बिकॉज वो एक्सेप्टेड है, वेल डिफाइंड है। अगर एक टीम में 15 लोगों के या 20 लोगों के या 11 लोगों के जिनके भी नाम लिखे हुए हैं, तो वेल डिफाइंड है, ठीक है, वो वहां BCCI की तरफ से सेट है। तो वो एक इस टाइम पे नाम जो है उनके सेट है कि 2026 में ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं। ऐसे ही आपके IPL मैचेस होते हैं, ठीक है, वहां पे पूछा जाए कि मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर्स के नाम लिखो, तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट है। उसको हम हर कोई अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग नहीं ले सकता ना, बस आपको यही चीज देखनी है कि उसको हर कोई अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग नहीं ले सकता, और वो एक वेल डिफाइंड सेट है तो है। आप यहाँ पर समझ गए कि ये जो वर्ड आया है ना, गुड क्रिकेटर्स, गुड क्रिकेटर्स। अब यहाँ पर देखो एवरेज टीचर्स, एवरेज टीचर्स क्या होता है, ठीक है। अब आप क्लास में 50 बच्चे हो, उसमें से 10 बच्चों को उस टीचर का पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है, 10 को नहीं लग रहा, 10 को थोड़ी एवरेज लग रही है, ठीक है, 10 को बहुत अच्छे से समझ आता है, 10 को बिल्कुल नहीं आता, 10 को ठीक ठाक समझ आ जाता है। तो उसमें हम ऐसे एवरेज टीचर, जो कि एवरेज वर्ड, गुड वर्ड, ठीक है। अब अगर आपका बताए कि सेट ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल, ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, एक सेट बना दो कि आपके स्कूल के सारे टीचर्स के नाम।
आपके प्रिंसिपल की फाइल में लिखे भी होते हैं, उनकी अटेंडेंस भी होती है डेली टीचर्स की, तो वो एक सेट है एट प्रेजेंट, ठीक है, वो एक सेट है। बट द एवरेज टीचर, गुड टीचर, ये सब हम नहीं कर सकते। देख, हाउ एवर कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन अ स्कूल इज अ सेट, ठीक। यहां से देखो, हाउ एवर कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर टीम इज अ सेट, पर गुड क्रिकेटर, एवरेज टीचर, ऐसे ही देखो एवरेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स क्या होता है? अगर हम मार्किंग के स्कीम पर उसको अलग कर रहे हैं, हमने बोला कि हमारा अगर 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो जिन बच्चों के 50 से बिलो है उनको हम पुअर लिख दें, या फिर पुअर वर्ड तो चलो यूज ही नहीं करना चाहिए बच्चों के। हर किसी बच्चे में एक अलग अलग क्षमता होती है करने की, जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई प्लेइंग में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, ठीक है, कोई मिमिक्री में अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा होता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है। तो ऐसी ये पुअर वर्ड वगैरह तो लिखना भी नहीं चाहिए। अगर मान लो 1% मैं कह रही हूँ, अगर 50 से अंडर वालों को बोल देते हैं एवरेज स्टूडेंट और 100 वालों को बेस्ट, ठीक है, तो ये तो चलो फिर भी एक बार को माना जाएगा कि जिन बच्चों के 50 से कम मार्क्स है उनको एक अलग लिस्ट बना दी, ताकि उनको और ज्यादा अच्छे से उन पर वर्कआउट कर सके टीचर्स, और अच्छे से समझा सके, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सके। और एक 100 जिनके 50 से 100 के बीच में, उनकी एक अलग लिस्ट बना दी, उनका अलग सेट बना दिया। तो ये तो सेट है, ये तो वेल डिफाइंड है। लेकिन एवरेज वर्ड क्या होता है, ठीक है, अब हर किसी का पर्सपेक्टिव है, उसमें भी सेम, ठीक है, उसमें भी आप सेम देखो, हर किसी टीचर को, अब टीचर्स को भी लगता है कि कोई बच्चे बड़े एक्टिवली होते हैं, मैम के काम फटाफट से कर देते हैं, तो टीचर को लगता है हाँ भाई उसी का नाम लेती है बार बार, तो इसमें एवरेज वर्ड। तो कहने की बात ये है कि गुड, एवरेज, बिलो, ये वो, ये सारे वर्ड्स हमारे सेट में नहीं आते, ये वर्ड सेट में नहीं आते। और जैसे कि अब आपसे कोई पूछ ले कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन एट प्रेजेंट वाला, तो वो कलेक्शन है। आपकी क्लास के सारे बच्चों का नाम, वो भी एक कलेक्शन है, वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट प्रेजेंट आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, सबका एक नाम लिख दो, दैट इज द सेट, ठीक है। तो गुड, एवरेज, ये कोई सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी से रिलेटेड देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 1.1 से, बिकॉज हम बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो हमने समझा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है, आपको इसका क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, वो कह रहा है इसमें से बताओ कि कौन से सेट है या नहीं है। अगर है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो, अगर नहीं है तो भी अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अब इसे कैसे करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ऑब्वियसली वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको सारे मंथ्स के नाम पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसमें से जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज जनवरी, एंड इसके बाद जून, एंड इसके बाद जुलाई। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। इसके अलावा हर किसी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नेम ऑफ द मंथ इज द वेल डिफाइंड। तो जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी जनवरी, जून और जुलाई, वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज अ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10, देखो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। और इसके जस्टिफिकेशन में सेम चीज, दैट द मोस्ट टैलेंट वर्ड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड वर्ड, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज सेट, दिस इज नॉट अ सेट। देखो, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, जो अभी हमने बात करी, बेस्ट वर्ड क्या होता है, अगर हमें बेस्ट वर्ड हटा देता तो हम कहते टीम ऑफ द 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो एक सेट होता। पर बेस्ट क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक सेट नहीं है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है, तो ये एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये एक सेट है, जो अभी मैंने क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास की बात की थी। सेम क्वेश्चन है, क्लास कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कलेक्शन ऑफ बॉयज, इस टाइम अगर आपकी क्लास में 15 बॉयज है तो उनका सारा कलेक्शन, उनके सबके नेम क्या है, इज वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑब्वियसली, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं,
9th क्लास में आपने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। तो बस वो बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये कहाँ तक चले जाएगा, 1 2 अप टू 99 तक, क्योंकि ये हमारे पास अब ये हो गया बस। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड सेट है। नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, और लेस देन 100 वाले नेचुरल नंबर वो भी वेल डिफाइंड है। तो दिस रिप्रेजेंट सेट, ये हर किसी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट है। जो उन्होंने लिखी है तो वो उन्होंने ही लिखी है, ठीक है। हर कोई, मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकती ये किसी और ने लिखी है, नहीं, जो उन्होंने लिखी है वो उन्होंने लिखी है। तो ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड सेट है उन्होंने। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर क्या है हमारे पास, कलेक्शन है माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, दैट इज -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे ये नंबर्स होते हैं, मतलब ये वाले नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, इनके बीच वाले नहीं, रेशनल नंबर्स नहीं आते इसमें, सिर्फ ये वाले होते हैं। तो आपको पता ही है इंटीजर्स को हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और i से भी कर देते हैं। तो इसके अंदर अब ये कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स अगर मैं लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी से सिर्फ इवन आ जाएंगे, -4 -2 0 2 4 6 8, तो रहेगा तो वेल डिफाइंड ही ना। अगर उसने इवन वर्ड लगा दिया तो रहेगा तो वेल डिफाइंड ही, यही रहेंगे इवन इंटीजर्स, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। तो ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस है वही है एनसीईआरटी ने जो प्रिस्क्राइब कर दिए कि इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन है। जब एनसीईआरटी चेंज करेगी तो करेगी, एनसीईआरटी चेंज करेगी तो करेगी, अदरवाइज जो इस टाइम पे चैप्टर में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है तो वही है उस चैप्टर में। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर, यही हो गया ना, देखो वर्ड क्या आ गया आपका मोस्ट डेंजरस। ऐसे लर्न मत करना कि मोस्ट वर्ड आ गया तो उठा के लिख दिया, वैसे तो जनरली ये होगा, बट फिर भी आप एक बार वर्डिंग को पढ़ना, पूरा सेंटेंस पढ़ना, अच्छे से समझना, तभी उसका आंसर क्रिएट करना, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये सेट नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, समझ आ गया कि सेट कौन से होते हैं और सेट कौन से नहीं होते। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन, सेट्स ऑफ नंबर। अब सेट्स ऑफ नंबर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। वेल डिफाइंड सेट्स है नंबर्स के, दैट इज नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स का जो भी मैंने आपको बताया, W इज होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये है रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में, मतलब कि सारे पॉइंट वाले नंबर भी, जैसे 3/4 हो गया, 2/3 हो गया, ये जो नंबर्स है ना इस टाइप के सारे। और इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट वाले, पॉइंट, ये अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाले बनेंगे ना, जैसे 1.14 2.3 ऐसे वाले। और नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और इसमें जो डिनोमिनेटर है, ये तो बच्चों को, आप बच्चों को 11th तक आते आते शायद पता लग गया होगा, फिर भी बता देती हूँ। जो डिनोमिनेटर है, जब हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं ना, आगे आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में तो हर क्वेश्चन में हमें ये चीज मेंशन करनी ही है, दैट Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। और इन्फिनिटी क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी आज तक किसी ने देखी नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड, हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो जब भी आपको P/Q की फॉर्म में होगा तो दैट इज आपको ये मेंशन करना होगा कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, जो नेचुरल नंबर्स को भी, z को भी, मतलब कि इंटीजर्स को भी, होल नंबर्स को भी और q को भी, मतलब रेशनल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे होते हैं। मतलब कि अगर ये जो आपकी रियल नंबर लाइन, जो हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं ना, इसमें सारे नंबर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी। अब मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, मान लो -5 -4 -3
-2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आया, देखो नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहा है, होल नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, इंटीजर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, और इनके बीच वाले नंबर, बीच वाले क्या होंगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। जो p बाई क्यू की फॉर्म में निकलेंगे ना, जैसे -0.5 -1/2 1/2, ठीक है, 2/4, ऐसे कुछ भी 2/5 जो नंबर्स होंगे, ये सारी क्या होती है, हमारी जो नंबर लाइन हम पढ़ते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर है जिसमें सारे नंबर इंक्लूड है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर है इतना सब बच्चों को? ये सारा आपका पढ़ा हुआ था, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आपके 11th क्लास में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 4। इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज a प्लस, इसको बोलते हैं आयोटा बी। अभी बस इतना ही बता देती हूँ, इसमें a जो है ये रियल नंबर होता है, b होता है रियल नंबर, और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर से अलग होता है, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि रियल नंबर लाइन है, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल्स में सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इरेशनल नंबर ऐड करना भूल गई थी। इरेशनल नंबर आप सब बच्चों को पता है, 9th में बड़े अच्छे से क्लियर हुआ है आपको, इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। सारा डिफरेंस आपको अच्छे से पता है, वो सारे रियल नंबर में मिलेंगे, बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट आर डिफरेंट, ये अलग होते हैं रियल नंबर से, ठीक है। ए इसके अंदर रियल को रिप्रेजेंट कर देगा, देखो ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ना रियल को, पर आयोटा, दिस इज आई इज द आयोटा, इसको कैसे रीड करते हैं आयोटा, जब चैप्टर नंबर 4 करेंगे तब इसको अच्छे से करेंगे, डेप्थ में करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब इनकी देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब समझ ले सेट्स होते क्या है और सेट्स क्या नहीं होते, ठीक है। हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट है और ये सेट नहीं है। अब देखते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। एक होता है, 2 मेथड है, एक तो होता है रोस्टर या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, अगर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे जनरली, मोस्ट जनरली रोस्टर ही बोलते हैं। रोस्टर के कुछ रूल्स हैं, क्लियर कर देती हूँ। ऑल द एलिमेंट्स आर सेट इन द लिस्टिंग, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना वो लिखे हुए मिलेंगे। ये होते हैं ब्रेसिस, ये देखो ये होते हैं ब्रेसिस, और इसके बीच में ना सारे एलिमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको लिख के दिखाया था ना ABCD 1 2 3 4 5, मतलब उस सेट के अंदर जो ये सेट है, इसके अंदर यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो सेट है इसके अंदर है 1 2 3 4 5, मतलब 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, सेट को आप कैसे ले सकते हो, एक बैग की तरह ले सकते हो, ठीक है। एज्यूम करो समझने के लिए कि एक बैग है, सेट क्या है, एक बैग है। उस बैग के अंदर मैंने 5 नंबर डाल दिए, 5 चिट डाल दी, उस पर लिखा 1 2 3 4 5, वो सारी उसके अंदर है। तो सारे के सारे एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 से, ठीक है। ये समझ आ गया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, देखो मैंने यहाँ पे सेपरेट किया है ना कॉमास से, ध्यान से समझ लेना। आगे आपको कराऊंगी सबसेट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सबसेट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान से समझ के चलना, बिकॉज जो आपके बच्चों की कंफ्यूजन है, जो सारा मैथ्स का पैनिक है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिन चीजों को आप इग्नोर करते हो वही आपके पैनिक का रीजन बनता है, बिकॉज आपने उन चीजों को इग्नोर कर दिया। छोटी छोटी चीजों को आप समझना नहीं चाहते, बट वही आपके इग्नोरेंस जो है वो पैनिक में क्रिएट होगा। तो इन चीजों को बिल्कुल डीपली समझ लेना, ये आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके आपको चीजों को इसलिए समझा रही हूँ, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर एनक्लोज बाय ब्रेसिस, सारे एलिमेंट्स को हम एनक्लोज करते हैं ब्रेसिस, लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों साइड ब्रेसिस से उसको एनक्लोज कर देते हैं, ठीक, क्लियर है। अब एग्जाम्पल देख लो, द सेट ऑफ द वोवल्स इन इंग्लिश, ये जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, जो वोवल्स का सेट है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल्स टू ये ब्रेसिस A E I O U ब्रेसिस क्लोज, गॉट द पॉइंट। तो सारे एलिमेंट्स लिखे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं बचा वोवल्स के लिए, तो हमने ये सारा इसके अंदर लिख दिया। अच्छा, अब एक साइन होता है बिलोंग टू का, बिलोंग टू क्या होता है, ठीक है। आप बिलोंग किसी से बिलोंग करना, आप बोलते हो ना, नहीं मैं ये तो मेरी कजन सिस्टर है, वी बिलोंग टू ईच अदर, ठीक।
तो ये मेरा फ्रेंड है, वी बिलोंग टू ईच अदर, बिलोंग करना। अब इससे क्या, अब इस सेट के अंदर देखो, इस सेट से वन बिलोंग कर रहा है, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग, एंड दिस इज द साइन ऑफ नॉट बिलोंग। क्लियर है? दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग एंड दिस इज द साइन ऑफ नॉट बिलोंग। क्लियर? अब इसके अंदर देखो, वन बिलोंग कर रहा है एस से, टू बिलोंग कर रहा है एस से, थ्री बिलोंग कर रहा है एस से, ठीक है, फोर भी बिलोंग कर रहा है एस से, फाइव भी बिलोंग कर रहा है एस से। ठीक, दोबारा रिपीट करती हूँ, यहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। 1 2 3 4 5, देखो, वन बिलोंग कर रहा है एस से, टू बिलोंग कर रहा है एस से, थ्री बिलोंग कर रहा है एस से, फोर बिलोंग कर रहा है एस से, और फाइव बिलोंग कर रहा है एस से। बट अगर मैं 6 की बात करूँ, 7 की करूँ, 8 की करूँ, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा एस से, ये बिलोंग नहीं कर रहा एस से। क्लियर हो गया इतना? तो दिस बिलोंग्स टू एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर मैंने आपका मेंशन किया है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, वावल्स के अंदर देखते हैं, ये एक सेट है वावल्स का, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए बिलोंग टू वी बट बी डज नॉट बिलोंग टू वी। क्लियर? बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट। अब इसके अंदर मैंने ऑर्डर लिख दिया। अब ये देखो, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं वी लिखूं ये, और या फिर वी को लिख दूं ऐसे, यू ओ ई आई ए, तो ये क्या है? सेम है, ये दोनों सेम है। अब आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ये एक वी बैग है, आपने ए ई आई ओ यू की 5 लिस्ट इसके अंदर डाल दी वॉवल्स की। ठीक है, वो मिक्सअप भी तो हो सकते हैं ना, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, पर रहा बैग तो सेम ही रहा ना हमारा, और उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम रहे, रहा तो सेम टू सेम, रहा तो सेम टू सेम ना, तो वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है आपको कि सेट में ये आगे हो जाए चाहे पीछे हो जाए, ये बिल्कुल सेम होते हैं, पर एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं बी, अगर अब मैंने इसके अंदर एक चिट और डाल दी बी की, तो अब ये इक्वल नहीं है, अब ये इक्वल नहीं है, बिकॉज एलिमेंट डिफरेंट हो गए, एक उसके अंदर ज्यादा हो गया, तो अब ये एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है। क्लियर है आपको? अच्छा, अब जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं आता, रिपीटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। अब मैं इसके अंदर, मैं इसको इरेज करती हूँ एक बार। ठीक है, अभी तक ये सेम था, अब मैं इसको भी करती हूँ। ठीक, अभी तक ये सेम है, अब मैं इसको रिपीट कर दूं। मैंने इसके अंदर रिपीटेडली ए वापस से डाल दिया, ई भी डाल दिया, 3 ई डाल दिए, आई भी डाल दिया, ये कर दिया मैंने। मतलब जो वी था मेरा, एक ये था ए ई आई ओ यू, और V1 मैंने क्या बना दिया, ए कितने ए हो गए? अब 3 ए हो गए हमारे पास, काउंट करो जल्दी से, ई हो गए, आई 2 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, और एक यू दिख रहा है, एक ओ दिख रहा है। ठीक है, बट अभी भी ये सेम है, अभी भी क्या है, ये सेम है, बिकॉज रिपीटेशन इफेक्ट नहीं करती। हमने एलिमेंट उन्हीं को रिपीट किया, हमने अलग से एलिमेंट नहीं डाला। एक बी डालते क्या हुआ था, वो सेम नहीं रहे थे, नॉट इक्वल टू हो गए थे, बट अभी वो बिल्कुल इक्वल है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये रिपीटेशन इसको अफेक्ट नहीं करती। और इनफैक्ट सेट्स में जब आप सेट से क्वेश्चन करोगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको देखोगे, तो हम इनको रिपीटेशन को लिखते भी नहीं है, हम इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अगर कहीं कोई एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं, हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें आपको? अब आ जाते हैं, नेक्स्ट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको कि टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज द इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके अंदर वो रोस्टर फॉर्म फिर भी थोड़ा सिंपल होता है, पर इसके अंदर हमें सोचना होता है कि उनके बीच में क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब मैंने ये तो बताया ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे दे आर वोवेल्स,
कोई ये कॉमन प्रॉपर्टी थी ना कि दे आर वॉवल्स या फिर दे आर इवन नेचुरल नंबर्स, हम सब पढ़ के आए ना लैंग्वेज में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ सेट पोसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उन सबके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी तभी वो सेट बना, इतना तो हम पढ़ के आए हैं। तो बस उस प्रॉपर्टी को हमें वर्डिंग्स में लिखना होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझ लो, डिस्क्राइब्ड एज ये यहां से देखो, ठीक है। द सेट, इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ, द सेट एस, जो भी नाम होगा, जरूरी नहीं है कि एस ही नाम होगा, अलग अलग नाम होंगे, आगे करेंगे। एस ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना पार्ट, और ये जो कॉलन है, ये जो कॉलन का साइन है, ये बता रहा है आपको सच दैट, उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्लियर है, यहां से मैं क्लियर करती हूँ एक बार। अब देखो, ठीक है, एस द सेट एस, ये पूरी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, द सेट एस ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखो उसको कैसे लिखेंगे, देखो वो कह रहा है द सेट ए, एक सेट बताओ, ठीक, सच दैट एक्स, उसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स है। मैं पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा रही हूं, पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 8। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट ही 1 से होते हैं, नेचुरल नंबर्स यही होते हैं ना जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। तो वो इसके अंदर क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू 8, 1 से ही स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6 7, उसने इक्वल वर्ड भी लिखा है तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे नेचुरल नंबर है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ एक्स होल्ड्स, यहाँ पर अब इसकी हमें प्रॉपर्टी बनानी है, तो इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट को, जो भी सारे एलिमेंट्स है, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से, सच दैट कौन कौन से एक्स आ सकते हैं इसके अंदर, कौन कौन से एक्स आ सकते हैं कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ये वर्ड मैंने बताया ना, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, कि सिर्फ नेचुरल नंबर वाला कर रहा है। और एंड, एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, दैट इज एंड एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है। देखो वही वर्ड हो गया ना, सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 8, वो नेचुरल नंबर भी है और एंड होता है। एंड जब बीच में एंड लगाते हैं ना, तो मीनिंग होता है कि इधर वाली प्रॉपर्टी और इधर वाली प्रॉपर्टी दोनों ही होल्ड होनी चाहिए, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। अब अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट है, ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 8 भी होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, एग्जांपल भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के, तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो ये सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखो जो मैंने बोला था ना, अब इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको हम लैंग्वेज में लिख पाएंगे। वी फॉर ऑल एक्स, कैसे एक्स आएंगे, कौन कौन से एक्स आएंगे। अब इसके अंदर जो एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, देखो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हम रुक जाएंगे। तो ये जो एक्स है ना, इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। साइकिल है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, फर्स्ट आया नेचुरल नंबर, उसने रीड किया, यही आपकी प्रोग्रामिंग होती है। आप आगे आगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस करोगे, एआई करोगे, तो इसके अंदर क्या है, यही आपकी प्रोग्रामिंग है, यही आपकी लैंग्वेज बनती है, इसी से आप प्रोग्राम्स बनाओगे। देखो एक लूप आया, उसने रीड किया एक्स, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस उसको कमांड मिल गई, बस भैया रुक जा, ठीक है। उसको क्या कमांड मिली, रुक जा, कि इक्वल टू 8 हो गया। तो यही आपकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब जितने बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ध्यान से समझे हर एक चीज को, सारी चीज यूज होंगी, कोई भी कॉन्सेप्ट यूजलेस नहीं है, ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाया जाता, बहुत ही तरीके से आपके कोर्स डिजाइन किए जाते हैं जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो वॉवेल्स का, वी द सेट वी ऑफ ऑल एक्स सच दैट अब प्रॉपर्टी एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो देखेगा
अब उसको कमांड क्या मिली, वॉवेल की, ए ई आई ओ यू, खत्म, 5 ही वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा, हाँ ठीक। The set A of whole squares of all integers, set A of whole squares of all, सारे इंटीजर का होल स्क्वायर आना चाहिए। जो एक सेट लिखेंगे ना हम, सारे इंटीजर्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3-4 बार इसी वीडियो में वैसे कर चुकी हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं -3, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाओ, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, और -1 का भी करूंगी तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 1 आता है। अब 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आ जाएगा, -2 का भी करूंगी तो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, ऐसे 16 आ जाएगा एंड सो। ठीक है, अब ये नंबर्स आने चाहिए हमारे, ये नंबर्स आने चाहिए। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो A इज अ सेट फॉर ऑल वाई स्क्वायर, इसने डायरेक्ट यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कई बच्चों का यही, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अभी तक तो एक्स लिखती आ रही है, अब हमें इसने वाई स्क्वायर से कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कुछ किसी भी चीज से कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, अभी इसको छोड़ दो, सेट ऑफ ए ऑफ होल स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीजर, हम इसको लिखते हैं सेट ए, उसने नाम दिया है हमें। ठीक है, फॉर ऑल एक्स, चलो एक्स से ही लेके चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर है होल इंटीजर। ठीक है, एक्स जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो तो होल इंटीजर आनी चाहिए ना, किसका होल इंटीजर, सारे इंटीजर्स का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, सारे इंटीजर्स का। तो यहाँ पर अब इसको क्या लिख देंगे, अब x इज इक्वल टू, अब हमें उसको ये भी नहीं पता y क्या है, y क्या है, y वेयर, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, y क्या है, इंटीजर है। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ मैं, वाई स्क्वायर, y जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो अब ये देखो, a जो लैंग्वेज मैंने समझाई है पहले, मैं उसी से लिखूंगी x। बस आपको ये है कि उसके अंदर एंट्रीज क्या आनी चाहिए, आपकी एंट्रीज सही लानी है आपको, y स्क्वायर वेयर। अब उसको ये नहीं पता y क्या है, y इज द इंटीजर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर y की जगह पर मैं यहाँ पर n भी लिख सकती हूँ, w भी लिख सकती हूँ, u भी लिख सकती हूँ, बस जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ लिख देना। ठीक है, कि n स्क्वायर और n क्या है, इंटीजर। अब इसके अंदर आप ऐसे इमेजिन करो कि एंट्रीज कौन सी आएंगी, एंट्रीज कौन सी आएंगी। अब यहाँ पर ये गया अब बनने, अब इसको कमांड मिल गई, n स्क्वायर इंटीजर है भैया, चलो वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 0, फिर 1 पे गया, -1 पे आया, 1 पे आया, तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो अभी मैंने आपको रिपीटेशन का प्रोसेस बताया था ना, ये माइनस इंफिनिटी से ही स्टार्ट होगा। और जैसे -3 का लिया तो 9, फिर -2 का पॉजिटिव ही आएगा 4, 0 आएगा, फिर 1 का 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, ये ऐसे चलेगा। तो ये रिपीटेशन आएगी, इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स की रिपीटेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखकर नहीं दिखानी और ना ही आपको लिखनी। ठीक है, ना ही आपको लिखनी, जब आपको पता है यहाँ पर माइनस वालों के भी स्क्वायर जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर से 0 के इधर देखो, वहां पे पॉजिटिव है, पर नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और उनके सारे सेम ही आएगा, तो इसलिए हमें रिपीट नहीं करना। तो आप यहाँ से देख रहे हो, आप इस तरीके से भी लिख दो, यहाँ से भी, आप उसने बंदे ने डायरेक्ट यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जरूरत नहीं। इसमें भी करोगे तो एंट्रीज क्या आएंगी, डायरेक्ट y को लिया, बस वो n वगैरह 2 वेरिएबल ना लेके 1 वेरिएबल में चला गया। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको एक्स भी कर सकते हो, आप इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सारे सही हैं। ठीक, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या सही है, कैसे लिखना है, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं। मेन कंफ्यूजन यही होती है, अभी तक तो ये चल रहा था भैया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया, नहीं। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजें, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है और ये जस्ट अभी एक डेमो क्लास है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 आप बच्चों की कंप्लीट कर दी, बिकॉज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स आपको एक इक्वेशन गिवन है,
राइट द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले तो सोल्यूशन जो कि आपके लिए बच्चों वाला खेल होगा, 11th क्लास में हो आप, तो इसका हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, दैट इज दिस। अब क्या आ जाएगा इसके अंदर, x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सोल्यूशन क्या आया इसका, 1 और -2 सोल्यूशन आ गए। अब हम इसको किस चीज में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 1 और -2, या फिर जनरली ये आपको जिसका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। चलो अब ये जो चीज मैं बताना चाह रही थी ना, ये जो चीज मैं आपको बताना चाह रही थी ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ सीरीज बताना चाह रही थी ना, उसमें करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज में बताऊंगी ये चीज। अभी हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, बिकॉज इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। चाहे 1 - 2 लिखो चाहे -2 1 लिखो, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो अब इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, जो भी हम करके आए। अब हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। राइट द सेट, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसका सेट का कोई नाम नहीं दिया तो अपनी मर्जी से मैं एस लिख लेती हूँ, ठीक। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब इसको देखो, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव होने से ही आपको क्या पता लग गया कि 1 2 3 4 की बात हो रही है, क्योंकि उसने पॉजिटिव वर्ड बोल दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो, उसको x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। उसका क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है और s के अंदर सिर्फ वही वाला x आएगा जिनका x स्क्वायर लेस देन 40 है। बात समझो, x स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर देखो 1 है, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, इसका आ गया 69, 5 का किया 25, 6 का किया 36, 7 का किया 49। कह रहे सिर्फ वो वाले पॉजिटिव इंटीजर लिख दो इसके अंदर जिनका स्क्वायर 40 से कम है। हमें स्क्वायर नहीं लिखना, बस वो कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पर 7 का जो स्क्वायर है वो 40 से बड़ा हो गया, 49 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे है पॉजिटिव इंटीजर है जो x स्क्वायर जो है लेस देन उनका 40 है, पर यहाँ पर x ही आएगा। तो हमें इन चीजों को समझना होगा। यहाँ पर x आएगा, बस चेक करना है कि x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। अब जो यहाँ पर ये सारे x है, ठीक। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चन करोगे। अभी जो लास्ट वाला करवाया था उसमें वहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा था, करवाया था ना अभी, जिसके 3 आंसर्स बताए थे, ठीक है। अभी बेटा न्यू बिगनिंग है, नई चीजें सीख रहे हो तो कंफ्यूज मत होना। हो सकता है छोटी छोटी जगह अटकना शुरू कर दो, हो सकता नहीं है, जनरली बच्चों के साथ 99.9% बच्चों के साथ यही होता है। तो घबराना नहीं कि हाय मैंने मैथ्स क्यों ले लिया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ, हार्ड वर्क तो देखो जरूर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट विथ स्ट्रेटेजी जब हम हार्ड वर्क को लेके चलते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड हम उन चीजों को नहीं बनाएंगे। मैथ्स अपने आप में बहुत एक टिपिकल इंटरेस्टिंग पजल गेम है। मतलब ये वर्ड्स टिपिकल और पजल वर्ड्स हम लिखते हैं इसके साथ, बट हम उसको स्ट्रेटेजी वाइज जब सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए वो चीजें बहुत बेटर हो जाती हैं। पर अभी आपकी स्टार्टिंग है, ये सिर्फ एक डेमो क्लास है, आगे आगे और कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे, तो घबराना नहीं। जैसे जैसे आप करते हो आपको चीजें, आपकी मेमोरी शार्प होने लगती है, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, आपको इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है। अब इसमें आप सोचो क्या है, अब ये दिमाग लगाने वाली चीज है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ए जो है, ए सेट का नाम है। अब मेरे को उसको सेट बिल्डर में लिखना है। ये मुझे क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मुझे क्या दिखा, अब ये देखो, ये नेचुरल नंबर्स नहीं दिख रहे, नेचुरल नंबर्स नहीं दिख रहे, ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, द सेट ए ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या है, एन स्क्वायर है, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एन स्क्वायर है। वेयर अब हमें ये भी तो बताना पड़ेगा एन क्या है, ठीक है। एन क्या है, एन इज द नेचुरल नंबर। एन क्या है,
नेचुरल नंबर है। देखो a इज द x, x क्या है n स्क्वायर है, जो हमारे सेट के अंदर है स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। सेट के अंदर क्या हुआ, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, जो अंदर लिखे हुए। अब वही जो हमने लास्ट में किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर n स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट ये लिख दूंगी वेयर n बिलोंग्स टू n, खत्म काम, ठीक है। डायरेक्ट इसको यहीं लिख दो, क्योंकि हमारे सेट में तो ये आ रहा है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, ठीक है। क्लियर है, धीरे धीरे करो, समझ के करो, क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब एक यहाँ पर इसके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो हमें सोचनी है क्या है। अब मैं इसको देखो यहाँ लिखूं, अगर इसको n से रिप्रेजेंट करूं, x से भी कर सकते हैं, तो ये ही है। हर एक में देखो 1 1 + 1, 2 2 + 1, 3 3 + 1, 4 4 + 1, 5 5 + 1, 6 6 + 1, सबके अंदर यही सेम कॉमनली चल रही है ये चीज, n/n+1 की सीरीज चल रही है आपकी। तो हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसका नेम कर लेती हूँ 1 फॉर ऑल x कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम n/n+1 भी लिख सकते हैं, ऑल x सच दैट x = n/n+1। अब इतना तो हो गया वेयर। अब जो n की वैल्यू है वो क्या है, वेयर, ठीक है। यहाँ पर कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉलन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे वेयर। अब ये क्या दिख रहा है आपको, जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है n, और कहां तक जा रहा है, लास्ट 6 तक जा रहा है, क्लियर है। अब देखो पहले n की वैल्यू 1 आई, तो x आएगा ना हमारे इसमें, तो x आएगा, x क्या है, फर्स्ट x क्या बना, 1/1 + 1 2 बन गया, फिर x की वैल्यू फिर क्या बनी, फिर n की, अब फिर दोबारा लूप आया 2 हो गई। ये इक्वल का साइन जरूर लगा देना यहाँ पे, क्योंकि देखो एक 1 और 6 भी आ रहा है, इंक्लूड है, ठीक। 1/2 हो गया, फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब ये क्या बन गया, 2/3 बन गया, फिर क्या हो गई, 3 हो गई, अब ये 3/4। ऐसे मैपिंग को सोचोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगी चीजें। अब फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो ये 4/5, फिर 5 हो गई, 5/6 बन गया x, फिर 6 हो गई, 6/7। अब उसके आगे उसको जाना ही नहीं है, बिकॉज ये हमने कंडीशन यहाँ पे दी है कि n की वैल्यू जो है 1 से 6 तक रहेगी, ठीक। यही हमारे पास इसी सेट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। दिस इज द आंसर। क्लियर है सब बच्चों को, कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमें मैच करना है, एक साइड आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, एक साइड आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। x इज द पॉजिटिव इंटीजर, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है। यहाँ पर डिवाइजर ऑफ 18 कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 6 9 18, ये सारे क्या है, डिवाइजर ऑफ 18 है, ठीक है। इज एन इंटीजर, और x² - 9, x² - 9 = 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 3 और -3, 3 और -3, तो ये वाला इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। x है, x की वैल्यू 3 और -3, ये इसका सोल्यूशन हो गया। इंटीजर है x + 1 = 1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 0, तो ये 0, इजी है ना, ठीक है। 0 क्या है, 0 इंटीजर में इंक्लूड होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। इसके लेटर्स, अब इसके लेटर पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, PRIN, प्रिंसिपल। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, P, इसके जो हर एक एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, PRINCIPAL। क्या ये मैंने ठीक लिखा है, क्या ये ठीक लिखा है, कमेंट कर देना बेटा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या ये मैंने ठीक लिखा है, ये बेटा मैंने ठीक नहीं लिखा, ठीक। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें रिपीटेशन नहीं करते, हम रिपीटेशन नहीं करते, तो देखो यहाँ पर हमारा I भी रिपीट हो रहा है, P भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। I और P जो है रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा सही क्या बनेगा, PRI, ये, ठीक है, PRINCAL, तो ये इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। जो रिपीटेशन होती है उसको हम सेट्स में नहीं लिखते। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था,
अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इसके अंदर फिल करना है, दैट्स इट। ठीक, बिलोंग्स टू देखो ये आपको सेट गिवन है, ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 से। सेट को ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ मैं आपको इमेजिनेशन के लिए, समझने के लिए, चीजों को अच्छे से बिल्कुल माइंड में क्लियर कर सको, इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी रिप्रेजेंटेशंस दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट करके नहीं आना किसी भी टाइप के एग्जाम में। अब इसके अंदर देखो 5 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू, 8 बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, 0 बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू एंड 10 नॉट बिलोंग्स टू। सिंपलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। अब ए सेट है, फर्स्ट क्या है आपका ए सेट, ये एक्स क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाले, कितनी बार मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखो -3 पे इक्वल का साइन है, तो यहां से हम इंटीजर सेट करेंगे -3 2 -1। अब कहां पहुंच जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। देखो अब 7 नहीं आएगा क्योंकि देखो 7 पे ना इक्वल का साइन नहीं है। ठीक, अब इन चीजों को बड़े ध्यान से देख के चलना। देखो -3 x और 7 पे इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे 7 आ जाता, बट वो इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, -3 की साइड इक्वल का साइन है, तो इन चीजों को ध्यान से लेके चलना है। बस यही हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। देखो बी सेट, देखो बी इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और लेस देन 6 तक जाना है बस, सॉरी 4 5। ठीक है, लेस देन 6, इसने लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं बोला, सिर्फ लेस देन 6 बोला, तो हम 5 पे रुक जाएंगे। सी सेट देख लो यहाँ पर, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, जिसके जो 2 डिजिट हैं उसको सम करने पे 8 आना चाहिए। देखो यहां से मैं स्टार्ट करवाती हूँ 1 के साथ +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो मतलब एक डिजिट क्या बनी हमारे पास, 17। ऐसे हम लेके चलेंगे, देखो 1 से बन गई, 2 के अंदर 6 ऐड करेंगे, 3 के अंदर 5 ऐड करेंगे, 4 के अंदर 4 ऐड करेंगे, फिर 5 के अंदर 3 ऐड करेंगे, 6 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 7 के अंदर 1 करेंगे और 8 के अंदर 0 करेंगे। तो ये क्या है, सारी एंट्रीज क्या है, नेचुरल नंबर है ना ये, 17 26 35 44 53 6। क्या इसके अलावा अब 8 से अगर हम ग्रेटर चले जाएंगे, अगर हम 8 से ग्रेटर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका सम 8 हो ही नहीं सकता, तो 8 से लेस वाले ही नंबर आएंगे और उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें सब में आप चेक करो, सबका आपस में जो इनके डिजिट का सम है, 2 डिजिट नंबर है और सबके डिजिट का सम आपस में क्या है, 8 है। तो जो लिखा है उसी को तरीके से पढ़ना है बस। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर 60 के जो डिवाइजर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, 60 के जो डिवाइजर्स होते हैं आप यहां पर देखो, 60 2 30 2 15 2 3 5 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से डिवाइजर है इसके, 2 3 5 2 3 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 3 भी और 5 भी। 2 को रिपीट नहीं करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास डी सेट क्या बनेगा, इसके जो प्राइम नंबर डिवाइजर्स हैं 2 3 और 5। क्लियर है, ठीक, बिल्कुल सिंपलेस्ट है, डिवाइजर वाले क्वेश्चंस क्या आएंगे। लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी हमने वो प्रिंसिपल का किया दैट इज सेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, TRIG जो रिपीटेड है बस उसको काट देना, टी कट जाएगा, आर कट जाएगा। ठीक है, ये इसका आप एक सेट बना के लिख दोगे। ऐसे ही आपका बेटर का आ जाएगा, टी और ई रिपीटेड है, BETR आ जाएगा। ठीक है, बस जो रिपीटेड है उनको नहीं लिखना, दैट इज क्लियर है। क्लियर है सारा। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज यहाँ से वहां जाना थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, जो रोस्टर ये क्लियर है। सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है तो यहाँ पर रोस्टर में आना इजी लगता है, बट रोस्टर दिया हुआ है तो बच्चों को थोड़ा समझने की बस वो हो जाती है। अब यहाँ पर देखो 3 6 9 12, फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3 6 9 और 12 है। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इस सेट का नाम ए दे दूं
तो सारे x, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड ऑब्वियसली कर रहा है, जब बोला है तो कर ही रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर सच दैट x क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 3n दिख रहा है, 3n दिख रहा है। वेयर, अब n क्या है यहाँ पर, n इज 1 से 4 तक। देखो n 1 हुआ तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 1 1, 3 की एंट्री हो गई। फिर 2 हुआ तो 6 की एंट्री हो गई। फिर ये 3 हुआ तो 9 की एंट्री हो गई। 4 हुआ तो 12 की एंट्री हो गई। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद x की एंट्री तो x की हो रही है ना, ठीक है। जो ये नंबर्स बन रहे हैं वो x बन रहे हैं रिपीट होके लूप में चल चल के, तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से देखो सेकंड देख लो, 2 4 8 16 32, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 8 16 32। यहाँ पर आपको 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6 तो नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 दिख रहा है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है, कॉमन प्रॉपर्टी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर 5 तक दिख रही है। तो इस सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, उसका नाम बी रख लेती हूँ, ठीक है। इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, x की पावर नहीं 2 की पावर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, सच दैट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, क्लियर ही कर देती हूँ, ठीक। सेकंड हम लेते हैं यहाँ पर, यहीं से कर लो, ठीक। अब इसके अंदर देखो आप x क्या है यहाँ पर, 2 की पावर n है। x क्या है यहाँ पर, 2 की पावर n है। वेयर n क्या है, n की वैल्यू है 1 से 5 तक, n की वैल्यू है 1 से 5 तक, ठीक है। जो आपको कॉमन प्रॉपर्टी है वही आपने कर दी। देखो यहाँ पर जब n 1 हुआ तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 1 दैट इज 2। अब n क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। ऐसे ही चला तो फिर क्या आ गया 8 16 32, क्योंकि 5 के बाद वो रुक गया, 5 के बाद वो स्टॉप हो गया। समझ आ रहा है ना आपको, ये सारा मैं आपको लिखकर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बेस बनाना है बेटा 11th में। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 5 की पावर n लिख देते हैं, और ये क्या कहाँ तक चला जाता है, 4 तक, ठीक है। इस केस में थर्ड वाले केस में हम क्या करते हैं, x की पावर 5 की पावर n है, पर n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4 तक जा रहा है। वो आ जाएंगी हमारे पास, वो वाली एंट्रीज आ जाएंगी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4, और x की वैल्यू बनती जाएगी और यहाँ पे हमारी एंट्री आती जाएगी। क्लियर। अब ये देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, 2 4 6, ये क्या है, और अप टू सो ऑन, ये इवन नेचुरल नंबर्स है, दीज आर इवन नेचुरल नंबर्स। 2 4 6 8 10 12, यही सीरीज चल रही है। तो इस पे कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज अ इवन नेचुरल नंबर, या फिर x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 ऑफ n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, x को क्या है 2n कर दिया, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3। अब यहाँ पर आप एंट्री देखो, मैं नेचुरल नंबर लिख के दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो जब n की एंट्री आई 1 तो हमारे पास ऑटोमेटिकली x क्या आया, 2 आया। फिर जब n की एंट्री 2 आ गई यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4 हो गया। फिर जब 3 आई तो 6 हो गया। जब 4 एंट्री आई एंट्री करते हुए लूप में तो ये 8 हो गया। सेम एंट्रीज आ रही है, हमें एंट्रीज पे ध्यान देना है, ठीक है, कि हमसे क्या कहा गया है। दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है, दोनों में सब कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना, वो सब चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो 1 4 9 अप टू 100, ये क्या दिख रहा है, देखो ये मुझे दिख रही 1 की पावर 2,
ये 2 की स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर, ये लास्ट वाला मुझे दिख रहा है 10 का स्क्वायर। तो बीच में भी क्या रहे होंगे, बिकॉज सेट में वही आ सकता है जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, वेल डिफाइंड सेट्स हैं। तो इसके अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेट अगर इसका ए का नाम दूं तो एक्स सच दैट जो एक्स है वो क्या है, एन की पावर स्क्वायर है, एन की पावर स्क्वायर है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही ना, देखो पावर चेंज नहीं हो रही, पावर स्क्वायर है। वेयर अब एन की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 1 से 10 तक हो रही है। क्लियर, ठीक है, 1 से 10 तक हो रही है। और एन क्या है, एंड, यहाँ पे एंड लिख के हम मेंशन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। एन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन एक नेचुरल नंबर है। जब हम इसको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें पता लग जाता है कि हम बात करने हैं स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 की। अगर हम ये मेंशन नहीं करते, अगर हम ये मेंशन नहीं करते तो उसके बीच में जो पॉइंट है वो रियल नंबर्स भी तो हो सकते हैं। ठीक है, वो रियल नंबर्स भी तो हो सकते हैं, जो उनके बीच में पॉइंटेड वैल्यू है उनकी भी तो बात हो सकती है। तो आप हर क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन कर देना कि आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो, आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हो। अभी मैं पहले भी जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनके अंदर भी आप एक बार मेंशन कर लेना इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पर तो थे जो ये वाले मैंने आपको समझाए थे ना, तो उसके अंदर भी एन को रिप्रेजेंट कर लेना, दैट इज एन इज द नेचुरल नंबर। क्लियर है आपको, सारे क्वेश्चंस हो गए ये वाले। अब वही है, आपको ये किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में करने हैं। देखो ओड नेचुरल नंबर लिस्ट करने हैं, मतलब कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो ए सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ओड वाले हैं, तो 1 3 5 7 9 9 सो ऑन, ये हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा आपका, देखो बी देखो वो कह रहा है इंटीजर है, एक्स की जो एंट्री है वो इंटीजर में। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, वो इंटीजर कह रहा है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, -1/2 से कह रहा है 9/2 तक, 9/2 वो कह रहा है इन दोनों के बीच में। ये तो इंटीजर है ही नहीं ना, ये इंटीजर नहीं है, तो रेशनल नंबर्स है हमारे, ये रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में कह रहा है जो भी इंटीजर्स है वो आएंगे सेट बी में। अब -1/2 से लेके चले तो यहाँ पे -1 रहा होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3। अब ये क्या आएगा, अगर 9/2 को मैं करती हूँ तो ये क्या है, किसके इक्वल है, 4.5 के, तो यहाँ पे 4 रहा होगा और यहाँ पे 5 रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसके बीच में, इनके बीच में उसने कहा इससे ग्रेटर और उससे लेस, इससे बड़े और उससे छोटे, इसके बीच में आपके कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, दैट्स इट। ये आपका सेट है, जो कंडीशन दी हुई है उसी को फॉलो करें। देखो अब यहाँ पर देख लो, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x एक इंटीजर है जिसका, बस वही, ये पहले भी करवाया था इसी टाइप का मैंने, इंटीजर है जो x स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। x एक इंटीजर है, तो देखो -2 -1 0 1 2। ठीक है, सिर्फ इन्हीं इंटीजर है ना, तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है बस। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपको -2 का क्या होगा, 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, जो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे इंटीजर जिनका एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 हो, तो सी सेट हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, अब इसका लेटर का क्या बन जाएगा, बस एल कट जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, LOYA, LOYA, ये इसका सेट बन जाएगा। इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा सेट जिसमें 31 डेज नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो जनवरी में 31 होते हैं, फेब्रवरी, ठीक है, फेब्रवरी मार्च में भी होते हैं, अप्रैल मई में होते हैं, जून जुलाई में होते हैं, अगस्त में होता है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, दैट इज नवंबर। ठीक है, तो ये आपका एक सेट बन जाएगा। ये आप पूरा लिखोगे, स्पेलिंग इसकी कंप्लीट लिखोगे अगर ऐसे लिखने को आती है तो। ठीक है, इनमें से ना ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट कम पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपके 1 मार्क के एमसीक्यूज ज्यादा बनते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में से। पर एक बेस को लेकर चलने के लिए हमें ये चीजें क्लियर होनी ही चाहिए, बिकॉज जब आप आगे क्वेश्चंस करते हो तो आप यहीं पर कंफ्यूज होते हो।
ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं कॉन्सोनेंट इन एन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स क्या होता है? जो उससे पहले आते हैं, ठीक है। और क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट्स लिखने, सारे अल्फाबेट्स नहीं लिखने, सिर्फ ऐसे अल्फाबेट्स, सिर्फ ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो कि के से पहले आते हैं। तो क्या होगा इसका? बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। जो के से पहले आता है, के को प्रीसीड करता है, दिस इज द सेट, ठीक है। एफ सेट, एफ यहाँ पे इसका नेम क्या दिया हुआ है? एफ। क्लियर है आपको? मतलब सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर, यही है सब इसमें, ठीक। अब ये आ गया आपका मैचिंग का, जो अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल में किया था, प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब इसमें देखो दो क्वेश्चन गिवन है, ये है प्राइम नंबर होना चाहिए, डिवाइजर है, इसमें नेचुरल नंबर और डिवाइजर है। 6 के डिवाइजर क्या क्या है पहले तो ये बताओ। जो देखो 6 है, 2 और 3 से वो चला तो गया, बट ये जो अपने आप में जो सेल्फ नंबर होते हैं, ये तो हम पढ़ के आए, 5th 4th 5th क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जो खुद नंबर है और 1 नंबर, वो हर किसी का डिवाइजर होता ही होता है, हर किसी नंबर का, ठीक है। खुद में और 1, ये दो डिवाइजर तो होते होते हैं, पर वो इसमें क्या पूछ रहा है कि वो प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। और इसके अंदर कह रहा है नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, देखो 1 और 6 भी तो नेचुरल है ना, और वो डिवाइजर है 6 के, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, और 1 और 6 भी ऐड हो गए, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपके ये हो गए। अब इसके अंदर आप देखो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर है, ओड है, लेस देन 10 है, 13579, 13579। लेटर ऑफ द वर्ड मैथ में ये तो सिंपलेस्ट है, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, जो उसमें रिपीटेड है वो काट दो, टी भी आ गया, देख लेना, यही बनेगा इसका, ठीक है। जो रिपीटेड है बस उसको कट कर दो, वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1, और यहाँ पर मैंने आपको पूरे डेमो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। आप बच्चों को होपफुली बहुत अच्छे से समझ आएगी। जो भी अगर बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आप या तो कमेंट कर दिया करो, मैं वो आपकी सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेरी को अपने आप ले लूंगी, ठीक है। जो भी आप कमेंट कर दोगे, मैम ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी आपको। और आपके लिए लाइव डाउट सेशंस तो हैं ही, आप वहां पर भी पूछ सकते हो, बट आपके लिए बेस्ट क्या होगा कि जो डाउट जिस टाइम आपको आ रहा है, आप उस टाइम उसको कमेंट कर दो, ठीक है। उसी टाइम वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन दिया जाता है, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर भी, यूट्यूब पर तो है ही, जो एनजे इन्फिनिटी क्लासेस है उस पर भी आप देखोगे वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन है, आप उसके अंदर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। जब आप पढ़ रहे हो, या तो आप उसको किसी पेपर पे लिख लो, आप लाइव डाउट सेशन में पूछ लो, या फिर आप पढ़ते हुए जो भी क्वेरी आ रही है आप उसके अंदर कमेंट कर दो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्वेरी ले लूंगी, आपको लाइव डाउट सेशन का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके अंदर बेटा मेहनत कर लेना, और 29 अप्रैल को आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो njinfinityclasses.com पर। मैंने पहले जिसमें सिलेबस रिव्यू दिया है, आपका ओवरव्यू दिया है पूरे सिलेबस का, उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर कर दीजिए। और ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ लेना। और बेटा एक बात और बोलूंगी, किसी भी चीज को ये मत सोचा करो यार ये छोटी सी चीज है, नहीं पढ़ते, नहीं बेटा, वो छोटी चीज ही आगे जाके बड़ी बनती है। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपने खुद अभी 10th क्लास तक आप क्लियर कर चुके हो, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, अपने मन से पूछो। यही होता है ना, हमें क्वेश्चन आ रहा था पर एक छोटी सी चीज हम पेज पलटते हैं, यार ये उस चैप्टर में थी पर उस चैप्टर में भी यूज हो रही है, ठीक है। यार ये उस क्लास में पढ़ी थी पर वो इस क्लास में भी यूज हो रही है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगेन बोलूंगी, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। ये छोटी छोटी चीजें जो आज मैंने आपको बताई, यही आगे जाके ट्रिगर करती हैं आप बच्चों को, यही आपको परेशान करती हैं। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेना। हाँ, अगर वैसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम है, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, बट आपको क्या होता है, आपको फालतू मस्ती बाजी, फोन देखना है, रील स्क्रॉल करनी है, इन चीजों के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है, एनफ टाइम होता है। बट जहां पर पढ़ने की बारी होती है तो आपके बड़े बड़े शेड्यूल बनते हैं और आप लास्ट में पढ़ते नहीं हो। शेड्यूल बनते हैं, वो शेड्यूल ऐसे कैसे रखे रहते हैं, जब आप पैनिक ले लो तो अब बेटा लिटरली बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सही बोल रही हूँ मैं। आप बड़े बड़े शेड्यूल बनाते हो, 6-6 घंटे का शेड्यूल, एक दिन में 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, अरे फिर मैं ये कब कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, 2 दिन भी शेड्यूल फॉलो नहीं करते आप लोग। तो बहुत टाइम है, अगर आप रिपीट करके भी वीडियो देख लोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मीन और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आज कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आगे तक याद रहेगा।
जिस तरीके से समझाती हूँ, जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, आज पढ़ोगे ना आगे तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी भी। कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार वो क्वेश्चन करवा दिया दैट मीन्स करवा दिया, बट आपको थोड़ी बहुत रिवीजन तो करनी पड़ती है ना। आपने एक बार पढ़ लिया तो पूरे साल पढ़ ही नहीं रहा, बुक ही नहीं खोल रहे, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे करवाऊंगी, जो मैं रिपीटेशन में अपने आप आपको रिपीटेशन करवाऊंगी कि कब कौन सा क्वेश्चन को रिपीट में लेना है, किस तरीके से लेना है, कहाँ से लेना है। तो आप यहाँ पर डेली 1 घंटे की क्लास ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी पैनिक मत होना। एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू सो मच।